रविराजपुर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है खबरनामा में। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से राज्य की सत्ताधारी टीएमसी भारी बहुमत के साथ सरकार में वापस लौट चुकी है। इस बीच 2 मई को हुए मतगणना के दौरान बंगाल में कई जगहों पर हिंसा और आगजनी भी देखने को मिली है। हुबली के आरामबाग के पास बीजेपी ऑफिस को आग के हवाले कर दिया गया। इन घटनाओं को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गंभीरता से लेते हुए राज्य के डीजीपी को समन किया है। जगदीप धनखड़ ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा, आगजनी और हत्याओं की कई रिपोर्टों से परेशान हूं और चिंतित हूं। पार्टी कार्यालयों, घरों और दुकानों पर हमला किया जा रहा है। स्थिति चिंताजनक है। बंगाल के गृह मंत्रालय, बंगाल पुलिस और ममता बनर्जी मामले में जल्द कोई कदम उठाएं। तो वहीं बीजेपी ने लिखित में उपराज्यपाल से हिंसा की शिकायत करने की बात कही है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राज्य में अपने सभी जीते हुए विधायकों की बैठक बुलाई है। यह बैठक पार्टी दफ्तर टीएमसी भवन में होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान ममता अपने विधायकों को जरूरी निर्देश दे सकती हैं। वहीं राज्य में पॉलिटिकल हिंसा के बीच नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा एरिया में आज सुबह क्रूड बम भी बरामद किया। आपको बताएं कि स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रशासन ने हालात सामान्य होने का दावा किया है। इस बीच आपको यह भी बताते चलें कि अब तक इस पूरी हिंसा में 4 लोगों की जान जा चुकी है। तो वहीं कूच बिहार में सीआरपीएफ के जवानों पर भी हमले की खबर है। स्थिति देखने को मिले, बंगाल के कई जगहों पर हिंसा के हालात देखने को मिले। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये हिंसा की क्या जरूरत है। आपको यह भी बताते चले कि तमाम तरह की तस्वीरें आ रही है जो बहुत ही विचलित करने वाली है कि किस तरीके से नंदीग्राम में भी कई जगहों पर स्थिति देखने को मिली। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी जानलेवा हमला हुआ। लेकिन इन सब पूरी स्थिति को लेकर एक अलग तरह की जो सियासत है बंगाल में देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं बहुत ही विचलित करने वाली हैं। बहुत आपको बताएं कि सवाल इसको लेकर उठने लगे हैं। लेकिन सवाल ये भी कि आखिरकार इस तरह की जो हालात अब बन रहे हैं बंगाल के अंदर, उनके लिए आखिरकार जिम्मेदार कौन है। बीजेपी इन पूरी घटनाओं के लिए सीधे तौर पर टीएमसी पर आरोप लगा रही है। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि अब प्रशासन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि तमाम जो स्थिति है वो अब काबू में है। किसी तरह की कहीं पर कोई स्थिति बिगड़ती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब बीजेपी इन तमाम घटनाओं को लेकर उपराज्यपाल के पास पहुंची है और उपराज्यपाल से इस पूरी घटना को लेकर लिखित में शिकायत कर रही है। तो वहीं उपराज्यपाल ने इसे पूरी घटना को लेकर गंभीरता से उसको लिया है और इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने आपको यह भी बताते चले कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी कहा है कि इन घटनाओं को लेकर कोई कदम उठाया जाए। आपको यह भी बताते चले कि आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम अपने जीते हुए विधायकों के साथ में बैठक करेंगी और आगे की रणनीति को लेकर फैसला लेंगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो सीट थी नंदीग्राम की वो उस पर हार चुकी है। लेकिन अभी उन्होंने पूरे बंगाल में अगर देखें तो टीएमसी ने बहुत ही शानदार मुकाबला किया है और जीत दर्ज की है। लेकिन उस जीत दर्ज करने के बाद जिस तरह के हालात कई जगहों पर देखने को मिले, खासतौर पर बीजेपी ऑफिसों के जो बाहर जो हंगामा किया गया, तोड़फोड़ की गई और उनके कार्यकर्ताओं के घर पर जो हमले हुए, उसको लेकर लगातार जब सवाल उठने लगे हैं। एक विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। जनता का मैंडेट है, हम इसको स्वीकार करते हैं और ममता जी आपको बधाई देते हुए विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में सदन में रचनात्मक जहां पर भी आवश्यकता होगी विकास में हम आपका सहयोग प्रदान करेंगे। एक बार फिर से आपको बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही निवेदन भी है कि प्रदेश के अंदर एक अराजकता का माहौल बन गया है। हमारे कार्यालयों को आग लगाई जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं के घर में पथराव किया जा रहा है, महिलाओं की पिटाई की जा रही है। कम से कम इस प्रकार की अराजकताओं को रोके, अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित में रहने की सलाह दें। एक बार फिर से ममता जी आपको और आपकी पार्टी को बधाई। हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेटमेंट देकर ये कहा था कि बंगाल के नतीजों के बाद जिस प्रकार से आगजनी हो रही है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिस प्रकार से हिंसा व्याप्त हो रहा है बंगाल के अंदर, ये चिंताजनक है। हमने सारे एविडेंसेस के साथ, वीडियोस के साथ इन विषयों को मीडिया के सामने भी रखा और स्थानीय प्रशासन को भी इन विषयों से अवगत कराया। मगर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसके बाद आदरणीय ममता बनर्जी ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, मगर इस विषय को कहीं भी अपने संज्ञान में नहीं लिया। ममता बनर्जी अभी भी केयरटेकर चीफ मिनिस्टर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी से आती हैं। भारत के डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, तृणमूल कांग्रेस के नेता को एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस विषय को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को दुरुस्त करना चाहिए और जो हमले और हिंसा हो रहे हैं। तो आपने दोनों की बातें सुनी, लेकिन कुछ देर पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अपनी बात कही। उन्होंने कहा है हिंसाओं को लेकर उन्होंने जांच की जरूर बात की है, लेकिन अभी भी उन्होंने कोई सख्ती से कदम उठाने की इस ओर कोई आदेश या किसी तरह की कोई इशारा नहीं किया है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। प्रदीप भटनागर हमारे साथ हैं, बीजेपी से आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। संजय चक्रवर्ती हमारे साथ हैं टीएमसी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पहला सवाल आप ही से होगा। आपको शर्म महसूस हो रही होगी, आपको जरूर लग रहा होगा कि इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी एक आपके जो मुख्य रूप में जो विपक्षी दल है उसके ऑफिसों पर इस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मारने की कोशिश की जा रही है। उस उम्मीदवार को जिसने आपकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात दी है, जानलेवा हमला उनके ऊपर किया जाता है, अफसोस हो रहा है सर? बात तो मतलब जो है, आप ये बताओ कि जो आप कह रहे हैं कि शर्म, किस बात के लिए शर्म की बात कर रहे हैं? चुनाव में अभी कल आप लोगों ने केरला का रिपोर्ट नहीं बताया, कल आप लोगों ने तमिलनाडु का रिपोर्ट नहीं बताया, बंगाल ही क्यों? हिंसा तो कल केरला में भी हुई है, कल तमिलनाडु में, कल उत्तर प्रदेश में भी हुई है, ठीक है ना। कल परसों जो है 3-4 दिन पहले जो है आपका जौनपुर में ऐसी इस तरीके से घटना। केवल बंगाल ही क्यों दिखता है? पूरे विपक्ष को दिखता है, पूरे केंद्र सरकार को दिखता है, पूरे मीडिया को दिखती है। ऐसा किस वजह से आप लोग को सिर्फ और सिर्फ बंगाल? अब एक बैकडोर से अंदर घुसने की चांसेस का कोशिश कर रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। अभी भी आपको इतना पता होना चाहिए कि अभी भी चुनाव आयोग के पास कानून व्यवस्था, चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने क्यों इस तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया? हिंसा नहीं होनी चाहिए, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ वेस्ट बंगाल में भी नहीं होनी चाहिए, कहीं नहीं होनी। नहीं सर, नहीं, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं सर, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, आप तो इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपने उत्तर प्रदेश क्यों नहीं दिखाया, आपने तमिलनाडु क्यों नहीं दिखाया, आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं सर। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर। मैं कह रहा हूँ आपको केवल बंगाल क्यों दिखता है, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं कर रहा हूँ, आप तो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पूरी बात सुनिए जी, बात सुनिए। मैंने क्या बोला? हिंसा नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। ठीक है संजय जी, मैं आपका पूरा जवाब लूंगा, मैं पूरा जवाब आपका लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर मैं जा रहा हूं और उसके बाद आपका पूरा जवाब। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनपी न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकलें। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकलें। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार जिस तरीके की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय चक्रवर्ती टीएमसी से हमारे साथ है, प्रदीप भटनागर बीजेपी से हमारे साथ। संजय चक्रवर्ती जी, अपनी बात आप पूरी कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि क्या ये जस्टिफाई करने की कोशिश है? मैंने अभी क्या बोला, हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए। मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं? जी सुना है। मैं हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। और बाकायदा ममता जी ने भी कल भी अनुरोध किया हुआ था। कल जब चुनाव आयोग ने ये बोला था कि जहाँ पे भी हिंसा हो रही है वहाँ का एसएचओ जिम्मेदार होगा, क्या एक भी एसएचओ को सस्पेंड किया चुनाव आयोग ने? नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कहीं से भी कोई आदेश नहीं आया है। ये केंद्र सरकार के पीछे से बैकडोर से ये पूरी तरह से गेम चल रहा है, एक तरीके से ममता सरकार को बदनाम करने के लिए। क्योंकि अभी भी हमारा कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। हम शांति की अपील कर सकते हैं। मैं कई चैनल में मैंने शांति की अपील भी की थी। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो एक प्रवक्ता के रूप में केवल अपील कर सकते हैं। ममता दीदी भी अपील कर सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में है, इनडायरेक्टली केंद्र सरकार के हाथ में है। तो उनको इस बात के लिए रोकना चाहिए कि क्यों नहीं एक भी एसएचओ को सस्पेंड किया। एक भी आप बताइए, किसी को नहीं सस्पेंड किया गया। फिर मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने शर्म वाली बात मुझसे की है तो मुझे बहुत ज्यादा तेज बुरा लगा है। तो शर्म तो फिर 26 जनवरी को केंद्र सरकार को आनी चाहिए। दिल्ली में इतना बड़ा दंगा हो गया, एक बार भी केंद्र सरकार से पूछा था? बिल्कुल आनी चाहिए सर, बिल्कुल आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। हर उस शख्स को शर्म आनी चाहिए जिस दिन मतगणना हो रही है, जिस दिन मतगणना हो रही है, आपकी पार्टी जीत रही है और उसी दिन आप किसी अपने विपक्षी दल को वहां पर जाकर उसके ऑफिसर को आग लगा रहे हैं। और किसी को शर्म आनी चाहिए, वहां पर मौके पर मौजूद हर शख्स को शर्म आनी चाहिए जो अपनी आंखों से उस देख रहा था उस घिनौने कृतज्ञ को। सवाल मुझसे तब पूछिएगा जब मेरी पूरी बात सुन लेंगे जी। मेरे सवाल क्या नहीं देखिए संजय जी, आपकी पूरी बात होगी। प्रदीप जी से भी आप कमेंट लेने दीजिए सर, प्रदीप जी से भी कमेंट ले लीजिए, उनका भी कमेंट सुन लीजिए। बैकडोर की आप बात कर रहे हैं प्रदीप जी, बैकडोर की बात हो रही है। बैकडोर से रास्ता तलाश रही है बीजेपी? नहीं, हमें जरूरत नहीं है बैकडोर तलाशने की। जी, फ्रंट टू फ्रंट लड़ाई लड़ते हैं हम लोग, चाहे चुनाव का हो चाहे वो भारत के विषय का हो। हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, फ्रंट टू फ्रंट लड़ते हैं। दीदी की तरह नहीं है कि मुस्लिम समुदाय को एक समुदाय को खुश करने के लिए काम किया जाए, यहाँ ऐसा नहीं है। आज पश्चिम बंगाल में वही स्थिति दोबारा आ गई है जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार में थी। फिर वही गुंडागर्दी, अराजकता, आगजनी, हिंसा, विवाद सब कुछ शुरू हो गया है। और अब तक 4 लोग मारे गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, घरों में आग लगा दी गई है। सीआरपीएफ के कम से कम 4 जवान को घायल कर दिया है पत्थर मार के। बहुत शर्म की बात है। इस पश्चिम बंगाल की सरकार जो जनता ने चुनी गई है और चुनी है अपना वोट देके, तो कितनी शर्म की बात है कि आज वहां लूटपाट चल रही है, वहीं जनता को मारा जा रहा है और इतने तरीके की अराजकता चलने की क्या काम है बताइए ना। अभी आप अभी निर्वाचन आयोग को अभी आप दोष दे रहे थे कि एसएचओ को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया। क्या ममता दीदी ने अभी तक पीछी करी है? क्या कहा एक बारी बैठ के कि भाई शांति बनाए रखे, कोई ऐसा काम ना करे? नहीं, कोई अपील नहीं करी गई अब तक। और यहाँ बैठ के झूठ बोल रहे हैं अब तक। और इतनी हिंसा चल रही है कि आज सब चीजें फोन पे और माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हर चीज देखी और दिखाई जा रही है। तो आपने भी दिखाई गई, आप चुनाव जीते, बिल्कुल बधाई आपको। मगर ये कौन सा रास्ता है हिंसा का? आप चुनाव जीते, ठीक है, आप बहुत से बहुमत से जीते, हम तो आपको स्वागत करते हैं, विपक्ष में बैठेंगे और मजबूत तरीके से आपका साथ भी देंगे और अपनी बात भी रखेंगे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे कार्यकर्ताओं पे आगजनी करेंगे, महिलाओं को मारोगे, उनके घरों में आग लगा दोगे। ये कोई स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग इस चीज के लिए भी तैयार बैठे हैं। मैं आपको वार्न कर दूं, उस चीज के लिए तैयार बैठे। अभी रिजर्व फोर्स कलकत्ता में ही है। धमकी है प्रदीप जी, धमकी है ये? बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ। अभी भी रिजर्व फोर्स जो है पश्चिम बंगाल में है, समझा रहा हूँ। अभी भी निकाल दी जाएगी। ना प्रदीप जी बहुत गंभीर आप बात कर रहे हैं। इसी बात पर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक और छोटा सा ब्रेक हमें लेना होगा और ब्रेक के उस पार चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार जिस तरीके के नतीजे पश्चिम बंगाल में आए उसके बाद से कई जगहों पर हिंसा की खबरें देखने को मिली। आलम ये रहा कि अर्धसैनिक बलों के ऊपर भी कई जगहों पर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, उनसे हथियार छीनने की कोशिश तो आपने चुनावों में देखी होगी, किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन अब उनके ऊपर हमला भी किया जा रहा है। उसी को लेकर हमारी लगातार चर्चा जारी है। प्रदीप भटनागर हमारे साथ बीजेपी से, संजय चक्रवर्ती टीएमसी से हैं। प्रदीप भटनागर जी, आप ये धमकी दे रहे हैं सर, ये लहजा आपका ठीक है सर? 8 चरणों का जो चुनाव हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण हुआ है और हिंसा मुक्त हुआ है, इस चीज को देखना और समझना भी पड़ेगा। आप अगर सेंट्रल रिजर्व फोर्स, जिनका मैं धन्यवाद करता हूं, जिसने एक लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए और जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पश्चिम बंगाल में जैसा चुनाव कराया, आप सोचिए अगर रिजर्व फोर्स ना होती तो वहां कितनी गुंडागर्दी होती, कितने लोग मरते, उनके होते हुए भी कितने बमबारी हुई, कितने बम की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, हथियार पकड़े गए, वो भी हम आपने देखा है। और ये भी देखा है कि चुनाव के टाइम जब चुनाव चल रहा था, लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे थे, तब भी देखिए कितना गुंडागर्दी हो रही थी, वो भी हम सब ने देखा और मीडिया के माध्यम से सब कुछ पूरे देश ने देखा। अब आप चुनाव जीत चुके हैं, आप एक बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतने के बाद आप पश्चिम बंगाल में दोबारा पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है अपने कार्यकर्ताओं को जो उत्सुक हैं, जो जीतने के जश्न में उत्सुक हैं और बहुत ज्यादा ललायित हैं, तो उनको समझाना चाहिए आप लोगों को कि इस समय भैया आप जीत चुके हो, आप सरकार आपकी पश्चिम बंगाल में बन चुकी है, तो निवेदन करना चाहिए ममता जी को। मगर ममता जी एक बार नहीं बोलती है, ना ट्वीट करती है, ना आवेदन करती है। कम से कम उन्हें करना तो चाहिए ना चीजों के बारे में। मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ। देखिए रिजर्व पुलिस की बात है, रिजर्व फोर्स पश्चिम बंगाल में है और वो अपना बाखूबी काम करना चाहती है। अगर ममता जी से नहीं संभल रही तो उन्हें कहें, रिजर्व फोर्स को निवेदन करें। आप तो बैकडोर नहीं सर, आप तो थर्ड डोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदीप जी। तो क्या करें? नहीं प्रदीप जी, देखिए आपने पहले भी जो लहजा इस्तेमाल किया, जिस तरीके की रिजर्व फोर्सेस वहां पर हैं, और रिजर्व फोर्सेस को आखिरकार इस तरह की एक चुनाव के दौरान हमने देखा कि टीएमसी के कैसे कैसे लोगों ने किस तरह की बातें कही, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैसी बातें कही। अब आप भी ऐसी बातें कह रहे हैं कि वो वहां पर मौजूद हैं, इस तरह की आप बात कर रहे हैं जी। मैं आपको बताता हूँ, ममता जी की पीसी हुई थी आज हाँ हुई है हुई, हाँ। और ममता जी ने कितने खुले तरीके से, खुले रूप से इल्जाम लगाया सेंट्रल रिजर्व फोर्स को, और इल्जाम लगाया चुनाव आयोग को, इल्जाम लगाया मीडिया को, इल्जाम लगाया इलेक्शन कमीशन को। देखिए उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा जीतने के बावजूद भी। वो तो शुक्र है उन्होंने मशीनों के बारे में कुछ नहीं बोला सर। उन्होंने वो टेप भी सुनवाया, वो रिकॉर्डिंग भी सुनवाई है, जहां पर उनसे ये कहा गया कि भाई एक बार फिर से काउंटिंग होनी चाहिए। वहां पर मौजूद अधिकारी ये कहता है उसकी जान को खतरा है, वो मर जाएगा अगर फिर से काउंटिंग होती है तो। उन्होंने वो भी सुनवाया। देखिए जी, आप यहीं से लगा लीजिए कि वहां पे कितने हिंसा और कितने हिंसावादी लोग हैं।
कि एक चुनाव अधिकारी को ये शब्द कहने पड़ रहे हैं। वो आपके खिलाफ सर, वो आपके खिलाफ यूज कर रहे हैं उस चीज को। चलिए नहीं कोई बात नहीं, संजय जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। संजय जी पहले भी ऑब्जेक्शन उसको लेकर उठा रहे थे जो आपने पहले कहा है। संजय जी मैं आपका देखिए, मैं 214 पे चुनाव जीत चुके हैं, क्या कहीं गड़बड़ हुई है जो वहां गड़बड़ होगी? तो ममता जी को ऐसा क्यों लगा? चलिए कोई नहीं, संजय जी बताएंगे। संजय चक्रवर्ती जी अपनी बात पूरी करें। रहा सवाल शर्म का, संजय जी आपकी बात पूरी शुरू होने से पहले मैं एक बार आपसे ये कहना चाह रहा हूं, शर्म की जो बात मैं कह रहा हूं आपसे निजी तौर पर नहीं कह रहा हूं, मैं इस तौर पर कह रहा हूं कि जब हम लोकतंत्र में हम लोग हैं और वहां पर इस तरह की हरकतें होती है तो हमें शर्म आनी चाहिए और हमें महसूस होती है। हम जब देखते हैं कि किस तरीके से तमाम तरह की जो प्रक्रिया है अच्छे से हुई है और एक आपका नेता अगर हार जाता है तो आप किसी दूसरे दफ्तर में जाकर आग लगा देते हैं, वो दूसरे उम्मीदवार को आप जान लेने की कोशिश करते हैं। हमने वो भी तस्वीरें देखी थी, लॉकेट चटर्जी सांसद हैं, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई थी, उनके गाड़ी पर जो अटैक हुआ था वो तस्वीरें हमने लाइव दिखाई थी। सर शर्म तब आती है हमें, हम निजी नहीं जा रहे हैं आपके ऊपर। संजय चक्रवर्ती जी अपनी बात भी पूरी करें। अगर सवाल पूरा पूछा है तो जवाब मेरा पूरा जरूर सुनिएगा, ब्रेक में मत ले जाइएगा जी, बात कर जाती है। हाँ। पहली बात तो ये है कि जब कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ममता दीदी ने हार अपनी स्वीकार किया था नहीं किया था? आपको तो याद होगा, किया है, बिल्कुल किया है। कहा था हार स्वीकार किया, उन्हें कुछ नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि एक सीट हारने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़े आराम से उन्होंने हार को स्वीकार किया था। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से कहीं कुछ भी ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ था और भाजपा का एक नेता ऑफिशियली जो है कहता है कि नहीं जो है वो चुनाव जीत चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, पहले डिक्लेयर हुआ ममता बनर्जी का, लेकिन भाजपा का नेता बोलता है कि शुभेंदु अधिकारी जीतता है और रात को चुनाव आयोग उसको जो है समर्थन करता है। इसका मतलब क्या है? पहले चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है कि ममता जीती 1200 वोट से, उसके बाद भाजपा का नेता कहता है। इसका मतलब कहीं न कहीं आज बहुत बड़ा गेम है और यही वजह है कि चुनाव आयोग के तरफ से जो प्रतिनिधि थे उसने कहा मुझे जान को खतरा है और ये बात तो सच है। हर तरीके से आप एक तरफा नहीं देख सकते, इसमें भाजपा के लोग ही जो है खुद ही अपने ऊपर तोड़फोड़ करवाते हैं, झंडा टीएमसी उठा सके ताकि हमको बदनाम किया जा सके और ये खुलासा हो चुका है। मैं आपको अमित शाह का इंटरव्यू सुनाता हूँ और आपके पास अगर उसका टेप है तो आप उसको सुन लीजिएगा। पहले ममता दीदी ने क्या बोला था कि ममता दीदी ने कहा था सीआईएफएस ने अगर आपको वोट डालने नहीं देते, ये जब कुचबिहार वाला कांड हुआ था कि सीआईएफएस अगर आपको वोट डालने नहीं देते तो महिलाएं उनका घेराव करिए, पुरुष जाके वोट डालें क्योंकि आपको वहां पे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। ये बात हुई थी और ममता दीदी का अगर आपके पास स्पीच है तो उसको आप दोबारा एक बार चला करके सुन लीजिएगा। ममता दीदी ने यही कहा सर, हमने वो टेप बहुत चलाई है, वो हमने बहुत सुना है। नहीं संजय देखिए, संजय जी देखिए, अब आप ऐसी बात करेंगे संजय जी, कोई बात, मुझे 30 सेकंड का और समय दीजिए, 30 सेकंड का। सुरक्षा बलों से बंदूकें छीनने की कोशिश हुई थी उस दिन, उस बयान के बाद में। 30 सेकंड सुन लीजिएगा। 30 सेकंड बंगला में उन्होंने बोला था कि आपको अगर वोट डालने न दिया जाए तो महिलाएं घेराव करें, पुरुष उनको जो है जाकर के वोट डाले आगा के। उसी शब्द को गृह मंत्री बोलते क्या है कि ममता दीदी ने कहा सीआईएफएस को घेराव करो, उन पर हमला करो और बाकायदा वो हर स्पीच में, अरे हमला शब्द का तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने उसको एक तरीके से हाईलाइट कर दिया। इसके लिए कभी कोई खबर नहीं बनती। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इसकी बात कहीं कहीं खबर नहीं की। ममता दीदी ने कहा अपना गोत्र बताया तो मार हल्ला कर दिया, लेकिन जब अमित शाह जो है कंटिन्यू बोलते रहे कि मैं अब बनिया हूँ, मुझसे हिसाब ना मांगा जाए, लेकिन कभी कोई मीडिया उसके ऊपर उंगली नहीं उठाती। आज हम घर से बाहर निकले और बिना मास्क के निकले तो 1000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। लेकिन संजय चक्रवर्ती जी, मैं उन सब चीजों में जाना नहीं चाह रहा जहां पर आप लेकर जाना चाहते हो। ना मैं वहां लेना, मैं जाना नहीं चाह रहा, मैं जाना नहीं चाह रहा। मैं रहा सवाल अब ममता बनर्जी के उन बयानों की, मैं इसीलिए ये कह रहा हूं, ममता बनर्जी ने जो बयान दिया उसके कुछ ही देर के बाद इस तरह की स्थिति हो जाती है कि अर्धसैनिक बलों से उनकी हथियार छीनने की कोशिश होती है। और जब हम टेप सुनते हैं, उनकी फोन पर जो टेप सामने आया था, किस तरीके से वो कहते हैं कि शवों को, डेड बॉडीज को रोड पर रखो, लोगों के बीच लेके जाओ, वो प्रोवोक करने की कोशिश की जाती है। तो क्या ये ना मान लिया जाए कि कल की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ही लोगों से कहा हो जाओ बीजेपी के कार्यालय चलाओ? क्यों ना ये माना जाए, आप जो जिस तरीके की बात कर रहे हैं संजय जी? पहली बात तो हमें उस टेप का जो है ऑथेंटिसिटी बताइए।
वो ऑथेंटिसिटी में कितना ऑथेंटिसिटी है, बिना भी तो उसका इल्जाम। चलिए उस टेप काम नहीं करते, नहीं लेते उसकी जिम्मेदारी, नहीं उस टेप की, लेकिन जो ममता बनर्जी ने रैली में कहा, जो ममता बनर्जी ने कहा उसकी तो लेंगे सर। दीजिए वो कितना वो टेप सही है, पहले तो ये बताइए। दूसरी बात ये है कि जब कूच बिहार का इलेक्शन हो गया था वहाँ पे सड़क पे जो है जाम करने की जरूरत क्या थी। तीसरी बात ये बताइए कि एक भी CIFS को एक। चलिए ठीक है संजय जी मैं आपका पूरा बयान लूंगा, पूरी बात आप ही पे शुरू करूंगा, लेकिन एक और छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा और ब्रेक के उस पार भी चर्चा का सिलसिला लगातार जारी है। खबरनामा, खबर से असर तक। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, गुरु तेग बहादुर सिमरिए करनो निध आए ताए। श्री गुरु तेग बहादुर जी दी अलौकिकता नूं बयान करता गुरुद्वारा बड़ी संगत वाराणसी। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने अपने चरण पाए ते 7 महीने 13 दिन तप किया। इत्थे धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने गंगा का सोमा प्रगट किया। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के जोड़े, गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का चोला साहिब, इस तो इलावा हथ लिखे हुक्मनामे इस गुरुद्वारा साहिब विखे शोभायमान ने। गुरु साहिब जी की शांति, सरलता अते सहजता की रूपमानी करदे इस पवित्र स्थान के दर्शन कर संगतां निहाल होंदियां हन। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरनामा, खबर से असर तक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए अपनी अपनी बात रख रहे हैं। संजय जी अपनी बात आप पूरी कीजिए, आप अपनी बात कह रहे थे जी संजय जी। संजय चक्रवर्ती जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जिस तरीके से आप अपनी बात पूरी कर रहे थे कि इस तरह की स्थिति बन रही है, आप टेप को लेकर अपनी बात कह रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो बयान रैलियों से आए, जो बयान खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिए, तो वो प्रोवोकिंग के नहीं थे क्या? सवाल कैसे पूछते हैं सर? नहीं, मीडिया वाले हैं, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो प्रोवोकिंग का नहीं था? संजय जी, क्या प्रोवोकिंग का नहीं था? आपको मुझे ये संजय जी, क्या वो प्रोवोकिंग का नहीं था? प्रोवोक नहीं किया जा रहा था? नहीं, किसी तरीके से हम तो वहां पे 72 घंटे, हमको जाने नहीं दिया गया 72 घंटे तक भाई।
हमें क्यों रोका गया, किसने रोका गया? जब वहां चुनाव हो चुके थे तो ममता दीदी को वहां 72 घंटे में जाने क्यों नहीं दिया गया? कौन सी सफाई की जा रही थी वहां पे 72 घंटे के? इसका कभी आप लोगों ने भाजपा से पूछा कि कौन सी सफाई कर रहे थे वहां? संजय जी सब पूछा है, सब बताया है। संजय जी सब पूछा है, सब बताया है। बस एक बात बताइए, क्या वो प्रवोक नहीं था, प्रवोक नहीं किया जा रहा था? किसी भी तरीके से कुछ नहीं था। पहली बात, पहला मैंने कहा ना कि अगर आप लोगों ने कभी अमित शाह जी से या किसी भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि हमला कराओ का शब्द इन्होंने कैसे जोड़ दिया, जबकि ममता दीदी ने हमला कराओ का शब्द इस्तेमाल किया नहीं था, तो ये हमला कराओ का शब्द कहां से आया, किस तरीके से आया? और उसका बाकायदा वो मंच से लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते थे। चलो ठीक है, ममता दीदी ने बोला हमला करो। ठीक है, प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, हमला करो का शब्द कहां से आया, कैसे जोड़ दिया गया? आपने बड़ा अच्छा सवाल इनसे पूछा, अभी बहुत परेशान हो गए इस सवाल से। आपने सवाल पूछा ना, बड़े परेशान हो गए जी चक्रवर्ती जी। मैं बताता हूँ क्या था। देखिए, नंदीग्राम जिस समय चुनाव था, ममता जी खुद अपने घर पे थी, और आप ये तो मेरे ये चीजें नकार नहीं सकते कि जितने भी नंदीग्राम में बूथ थे, मैं समझता हूँ वहाँ कोई ना कोई टीवी चैनल का कैमरा जरूर था। ये तो मानते हैं ना सर? पत्रकारों को पीटा है, पत्रकारों को पीटा गया। वही आपकी बात क्या है। देखिए, जो रिकॉर्डिंग मोबाइल पे चल रही थी वो भी मीडिया ने सुनाई और पूरे देश ने देखी और सुनी भी, और ये भी कहा कि आप 5 महिलाएं जाओ और एक जो भी एक रिजर्व फोर्स का तो पकड़ लो, घेर लो उसको, रोड जाम कर दो अगर नहीं जाना। देखिए, ममता जी को इस चीज को देखते हुए खुद जाके एक बूथ पर 2 घंटा बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास है, उनको देखा भी बैठ के चीफ मिनिस्टर ने। अब यहाँ से यहीं से आप उनका लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या बाया और क्या बोया इन्होंने कि 2 घंटे बूथ पे बैठना पड़ा। 10 वर्ष पूर्व हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद जीता था, आप बताता हूँ आपको, सेंट्रल कलकत्ता से। उसको 6 महीने बाद वो एक लौथा अपने माँ बाप का बच्चा था जिसको 9 गोली मारी गई, 9 गोली जी जी। और उसके अभी तक कातिल रोड पे घूम रहे हैं और उसके लिए कोई न्याय नहीं है। इसी प्रकार कम से कम 4 से 450 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवाई है, मगर जब इनसे सवाल किया जाए तो ये बौखला जाते हैं, उल्टा हम पे इल्जाम लगाते हैं। इस चीज को देखिए, इन्होंने तो हमें तो देश में रहने के बावजूद ही बाहर का बता दिया वहां पे कि ये तो बाहर के हैं, और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? एक चीफ मिनिस्टर, एक प्रदेश की चीफ मिनिस्टर होके, भारत के एक प्रदेश के चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद जो ये सवालात करे कि बाहर के लोग हैं। नहीं, संजय जी ने एक बात और कही है प्रदीप जी, उन्होंने कहा है कि आप खुद इस तरीके के हमले करा के टीएमसी के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं, आप उन्हीं के ऊपर आरोप मढ़ देते हैं और कराते खुद हैं आप। अभी आपके सामने बम की फैक्ट्री पकड़ी गई जी, जो ऑर्डर बनाते हैं वो तो झुटला नहीं सकते। आज दोपहर भी बम मिला है सर। हाँ, कितने आचार्यों की फैक्ट्री पकड़ी गई, वो आज से तो नहीं थी, वो आपके सामने पकड़ी गई, पूरे मीडिया ने दिखाया। कितने ये जो अभी आप लाइव दिखा रहे हो, जहां जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय बने थे उनको फूंक दिया गया, क्या वो झूठ तो नहीं है? बहन बेटियों को मारा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने वोट दिया है वो झूठ तो नहीं है? 4 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई अभी तक जीतने के बाद, वो झूठ तो नहीं है? कितनी गाड़ियां तोड़ दी गई और क्या नाम आग लगा दी गई, वो झूठ तो नहीं है? ये क्या है? आप मीडिया में आती है मगर आप ये नहीं बोलते नहीं शांति बनाए रखें। भाई आप अपने फर्ज से झुटलाइए ना, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप समझाइए उनको। और जब आप मुझे रिजर्व फोर्स की बात करें, देखिए जिसका मरता है और जिसका जाता है उसको दर्द होता है यकीनन। अगर आप ठीक है, आपने मेरी बात को, अपनी भावनाओं को मेरी को आपने गलत ले गए, मेरा कोई गलत कोई वो नहीं है। नहीं सर, देखिए प्रदीप जी आप सेंटर में बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और तब ज्यादा बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हमारे वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जवान के ऊपर ईंट से पत्थरों से हमला करने की कोशिश की जाती है, उस जवान के सर से खून निकलने लगता है, उनको पट्टी बांधी जा रही है, लेकिन आप दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अभी वहां पर जवान मौजूद हैं, देख लेंगे। तो ये भी प्रवोक वाली बात हो जाती है। इन्हें पिटने दें इनको जी। ये जो सुरक्षा के लिए गए हैं जवान, जो दिल्ली का रहने वाला है पश्चिम बंगाल में है, जो महाराष्ट्र का रहने वाला है पश्चिम बंगाल में है, मद्रास का रहने वाला है पश्चिम बंगाल में, जो भारत का है, सीधी बात, जो भारत का है। नहीं, किसकी सुरक्षा के लिए है? भारत की जनता की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल। और वहां पे शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए गए। क्या रिजर्व फोर्स को रिजर्व फोर्स को विधायक बनना था, मंत्री बनना था, एमएलए बनना था, कैबिनेट मंत्री बनना था? वो तो केवल आप और हमारी सुरक्षा के लिए गए थे। चलिए ठीक है, अब पार्टी जीत चुकी है, टीएमसी अच्छे खासा बहुमत मिला है, तमाम तरह की चीजें हैं, बैठक भी हो चुकी है, ममता बनर्जी बैठक ले चुके हैं नए विधायकों के। संजय जी, अब इन हिंसाओं पर रोक लगाने के कोई कदम उठेगा? इस तरह की जो स्थिति है,
चाहे कोई भी कर रहा हो, अगर मानकर चलो बीजेपी भी कर रही है, आप जो आरोप लगा रहे हो, क्या उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई? संजय जी, संजय चक्रवर्ती जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बोलिए, क्या पूछ रहे थे? संजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो हालात अभी देखने को मिले दुखद है, अच्छे नहीं है, लेकिन क्या इसको लेकर कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा ताकि स्थिति काबू में लाई जा सके, हालात बेकाबू ना हो? संजय जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। प्रदीप जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। प्रदीप जी, तो हम फिर से कोशिश करेंगे संपर्क साधने की, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह की स्थिति देखने को, ये देखिए तस्वीरें, आप देखकर अंदाजा लगाएं और देखिए कि किस तरीके से गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, और गाड़ी के शीशे नहीं तोड़ दिए गए, महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है, बच्चों के साथ में की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण और दुखद तस्वीर तो तब देखने को मिली जब वहां पर एक हमने देखा कि एक बीजेपी कार्यालय को जला दिया गया। तो हमारे साथ संजय जी जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। संजय चक्रवर्ती जी, ये जो हालात जो हुए सो हुए, लेकिन अब समाधान क्या शांति को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि ममता दीदी दोपहर को भी शांति की अपील कर चुकी हैं, और कल शाम को भी चुनाव आयोग ने जब खुद इस बात को लेकर के एसएचओ पे जिम्मेदारी डाली थी। क्या मैं फिर पूछ रहा हूँ, 24 घंटे हो गए, क्या कोई एक एसएचओ बर्खास्त हुआ या सस्पेंड हुआ या कोई इसको वार्निंग दी गई? नहीं दी गई। किसी भी तरीके किसी भी एसएचओ को जो है वार्निंग नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि जो है ये गेम चलते रहने देना चाहते हैं ताकि बदनामी हो। एक भी एसएचओ वाला, क्योंकि कानून व्यवस्था अभी भी हमारे हाथ में नहीं है, ध्यान रखिएगा, चुनाव आयोग के हाथ में है, और चुनाव आयोग चाहे तो इससे एक्शन ले सकता है, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहा क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत अभी तक उनको मिली नहीं है। और यही वजह है कि अभी जब इजाजत नहीं मिली है तो शांति से चुपचाप केवल उन्होंने एक वार्निंग दे दिया है, और उसके बाद शांति से बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और ताकि कि हम हमारे ममता दीदी को बदनाम कर सके, टीएमसी को बदनाम कर सके। जी सर, संजय जी, मैं आपकी बात समझ गया, चुनाव आयोग के ऊपर आप सीधे तौर पर बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी भी है, जिम्मेदारी उन्हीं की है, अभी भी उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अगर प्रदेश के अंदर इस तरह से, सर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये बन जाती है संजय जी, आप टीएमसी के मुखिया हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी यहां बन जाती है। अगर आपके कार्यकर्ता के ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, इस तरह की बात कही जा रही है, या बीच आपके प्रतिद्वंदी के अगर घर में आग लगाई जा रही है, तो किसके ऊपर आरोप लगेंगे? पहली बात तो मैंने दोनों ही बातें बोली। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में शांति की अपील की थी जी, उसके बाद जो है उन्होंने दोबारा अपील आज दोपहर को भी अपील की है। ठीक है, अभी कानून व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। कानून व्यवस्था जब हमारे हाथ में तो सब राइट टाइम कर दिया जाएगा, किसी का भी नहीं छोड़ा, चाहे वो भाजपा को, चाहे टीएमसी को, चाहे कांग्रेस का, चाहे किसी का भी होगा। कानून के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को भी नहीं है। इंसानियत के नाम पे जो है हम सजाते हैं कि हम केवल बंगाल की बात नहीं कह रहे, हम कहते हैं कि डीएमके के वहां पे भी वो जो हुआ है तमिलनाडु में या केरला में, जहाँ पे भी हुआ है इस तरह की हिंसा की घटनाएं, कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली में जब हुआ था, पूरे इंटरनेशनल लेवल बदनामी, वहां पे भी नहीं होनी चाहिए। हिंसा का कोई मतलब नहीं होता है, बैठ करके आपस में समाधान करना चाहिए। लेकिन आज हमारे हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है, हम सिर्फ अपील कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हमारे ममता दीदी एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है, उनके हाथ में अभी भी किसी भी तरीके से कोई भी सवाल का जो है कोई भी एक्शन लेने का उनके पास कोई भी ऑथेंटिसिटी नहीं है इस समय। जी नहीं संजय जी, लेकिन वो उस तरीके की ऑथेंटिसिटी नहीं है या उस तरह की पावर नहीं है बेशक, लेकिन मैं जिस लहजे से मैं बोल रहा हूँ, जिस तर्क पे मैं जो बोल रहा हूँ संजय जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी पार्टी के मुखिया हैं और इस तरह की जब स्थिति होती है, तो सिर्फ जिस तरीके की अपील के आप जिक्र कर रहे हैं, कल जो अपील की गई है, जो आज दोपहर की गई है, वो नहीं है सर, वो उस तरीके की नहीं है। अपील के जिस तरीके से लगातार स्थिति, अब मान के चलिए कि प्रदेश के उपराज्यपाल को, राज्यपाल को इस तरह की बात कहनी पड़ रही है, राज्यपाल ये कह रहे हैं कि स्थिति चिंताजनक है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बोले कुछ करें, पुलिसकर्मी कुछ करें, उन्हें कुछ कहना पड़ रहा है, उन्हें गुहार लगानी पड़ रही है। राज्यपाल एक भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं वहां पे, ठीक है ना, और उनको जो है जब अभी भी राज्यपाल के हाथ से भी कायदे से कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था भाजपा के हाथ पे ही है, इनडायरेक्ट वे से हो डायरेक्ट वे से है, तो वो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? मैं तो यही कह रहा हूँ कि एक एसएचओ को भी बर्खास्त क्यों नहीं किया गया, ये बात आप भाजपा के से पूछिए, चुनाव आयोग से पूछिए।
बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कल जब शाम को वार्निंग दी थी, शाम को 6 बजे के आसपास चुनाव आयोग ने कि एसएचओ जिम्मेदार होगा, उनको जो है उनको सस्पेंड किया जाएगा, तो अभी तक 24 घंटे होने वाले, एक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? ये चुनाव आयोग से पूछिए। आप बार बार हमसे क्यों ये सवाल पूछे? अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम अपील कर सकते हैं। ममता दीदी 2 बार अपील कर चुके हैं और हम लोग भी बार बार अपील कर रहे हैं कि यह हिंसा नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे जिस दिन हमारे हाथ में व्यवस्था आएगी उसके बाद हमसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। चलिए ठीक संजय जी, ठीक। लेकिन अंतिम कमेंट के रूप में मैं आपके पास आ रहा हूं, और अंतिम कमेंट वो होगा कि जो पीड़ित हैं, जिनके साथ मारपीट की गई या जिनकी मोटरसाइकिलें जलाने की कोशिश की गई, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई, घर में आग लगाने की कोशिश की गई, उनके लिए सर 2 शब्द क्या कहेंगे आप? चाहे कोई भी हो वो लोग जिन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है, और हमें उम्मीद है, जिस विश्वास के साथ आप बोल रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे जब पावर आपके पास होगी। कार्रवाई होगी जी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वो किसी भी पार्टी के हो, कोई भी जो है जैसन हो, और चाहे कोई भी पार्टी का जो है भीषण हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। सबके खिलाफ ऐसी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। कानून के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी के पास नहीं है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय चक्रवर्ती प्रवक्ता हमारे साथ टीएमसी से जुड़े, उन्होंने अपनी बात रखी, पार्टी का उन्होंने पक्ष रखा, उन्होंने बताया कि किस तरीके की स्थिति जो वहां पर है उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए। तो वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी लगातार, ना सिर्फ आज की बात हम करें, बीते रोज भी आरोप यही लगाती रही कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके जो कार्यालय हैं उनमें आग लगाई जा रही है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि स्थिति कई जगहों पर तब और बिगड़ने लगी जब तस्वीरें सामने आने लगी, और इसके साथ ही कई दूसरी जगहों पर भी हालात ये रहा कि वहां पर जो लोग थे उनके साथ मारपीट होने लगी। रुझान आने के बाद से ही जिस तरीके का उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था, उत्साह में भरपूर लोग वहां पर गुलाल उड़ाने लगे आपस में एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जब खबरें ये पहुंची कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी हैं, क्योंकि शुरुआत में खबर इस तरह की आई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में जीत रही हैं, और वहां पर जब नंदीग्राम में जीतने की खबरें थी तो सब लोग जोश में थे, जश्न में थे, उत्साह में थे। सब कानून व्यवस्था, कोरोना सब भूलने के बाद सब लोग उत्साह में थे। लेकिन जैसे ही खबरें आती हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से हार चुकी हैं, तो रिकाउंटिंग की बातें होती है, रिकाउंटिंग को लेकर विवाद होने लगता है। और आज इन तमाम स्थिति को लेकर ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरीके से की भी थी। वहां पर पत्रकारों ने पूछा, उसको लेकर सवाल भी उन्होंने पूछा, तो उन्होंने एक ऑडियो सुनाया। उस ऑडियो को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कितना आखिरकार उसकी पुष्टि कर रही है वो तो वही जाने, लेकिन उसको लेकर उन्होंने कहा कि पोलिंग अधिकारी वहां पर जो थे, पोलिंग अधिकारी वो ये कहते हैं कि अगर दोबारा से रिकाउंटिंग होती है, दोबारा से काउंटिंग होती है तो उनकी जान चली जाएगी। इस तरह के गंभीर आरोप कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगाती नजर आती है। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बताते चले कि अभी इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की भी बातें चल रही हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तरीके से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में नतीजे हासिल किए हैं, एक बहुत बड़ा बहुमत उनको मिला है, एक बहुत बड़ी उनको जनादेश, कहीं ना कहीं जनादेश का जो प्यार मिला है, और यही वजह है कि आज जो स्थिति कई जगहों पर देखने को मिली है वो ममता बनर्जी के हार के बाद कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी या कार्यकर्ताओं की नाराजगी यकीनन हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है। तो स्थिति आपने देखी प्रदेश में कैसी है, और इसी कई जगहों के ऐसे हालात देखने को मिले कि वहां पर जो ब्लॉक में जो छोटे मोटे कार्यकर्ता के जो घर हैं वहां पर आग लगाने की कोशिश की गई, बीजेपी के ऑफिसों में आग लगाने की कोशिश की गई, तोड़फोड़ की गई। लेकिन ये कब रुकेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।